गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने समायोजनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आपको दो समायोजनाएं हमने बता दिया था, एक तो अंतिम खाता और दूसरा अद्यत व्यय। इन दोनों का समायोजन कैसे करते हैं अंतिम खाता बनाते समय, उसका समायोजन आपको हम बता चुके हैं। आगे कुछ समायोजन और हैं जो सवाल में आ सकते हैं, जैसे तीसरा है अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय। अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय क्या होती है? ऐसी आय जो अभी कमाई नहीं गई है लेकिन प्राप्त पहले ही कर ली गई है। कुछ ऐसी आय होती है जो कमाई नहीं गई है लेकिन प्राप्त हो गई है। ऐसी आय उस वर्ष के व्यापार के किसी काम का नहीं है, उसको हमको खातों से अलग करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो लाभ हानि खाता है वो सही लाभ हानि नहीं दिखाएगा। जैसे अग्रिम प्राप्त कमीशन है, अनुपार्जित आय को लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में संबंधित आय से घटाकर दिखाते हैं। इसको लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में संबंधित आय है। जैसे मान लीजिए कमीशन है और दिया है अनुपार्जित कमीशन, तो अनुपार्जित कमीशन को यहाँ हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाया अनुपार्जित कमीशन और तब जाके इसको हम लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। इसके साथ साथ अनुपार्जित आय को धनी पक्ष में दिखाने के बाद चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, क्योंकि अभी ये व्यापारी द्वारा कमाई नहीं गई है, इसलिए ये व्यापारी की दायित्व के जैसे काम करता है। और यदि अनुपार्जित आय तलपट के अंदर दिया हुआ है तो इसको केवल और केवल आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही दिखाया जाता है। इसी तरह से है पूंजी पर ब्याज। व्यापारी पूंजी लगाता है, पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए खर्चा है। अगर पूंजी पर ब्याज कोई दिया गया है और इसको समायोजन में दिया है, तलपट के बाहर दिया है, तो इसका लेखा दो जगह होगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अर्थात लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में, और दूसरा आर्थिक चिट्ठे में जो पूंजी होती है, पूंजी में जोड़ देंगे, पूंजी पर ब्याज अर्थात लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़कर इसको दिखाया जाता है। यदि पूंजी पर ब्याज तलपट के अंदर दी गई है तो इसे केवल लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में ही दिखाया जाता है। अगर पूंजी पर ब्याज तलपट के अंदर दिया है तो केवल इसका लेखा लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में करेंगे। इसी तरह से तीसरा है आहरणों पर ब्याज। आहरण आप जानते हैं कि आहरण व्यापारी द्वारा किया जाता है। व्यापारी जो भी आहरण करता है उस पर अगर कोई ब्याज वो देता है तो आहरण पर प्राप्त ब्याज व्यापार के लिए लाभ होता है, व्यापार के लिए लाभ होता है। इसलिए इसका लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के धनी पक्ष में किया जाता है। आहरण पर ब्याज को लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में तथा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आहरण में जोड़कर कुल राशि को पूंजी से घटाया जाता है। आप जानते हैं कि पूंजी जब दिखाते हैं तो पूंजी में जैसे हमने लाभ जोड़ दिया, ब्याज जोड़ दिया, उसी तरह से पूंजी में से आहरण को घटाते हैं। तो आहरण को घटाने से पूर्व आहरण में पहले हम ब्याज जोड़ देंगे
और आहरण प्लस उसका ब्याज दोनों को मिलाकर हम पूंजी से घटाकर तब जाके आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। अगर तलपट में ये आहरण पर ब्याज दिया हो तो इसे केवल लाभ हानि खाते के धनी पक्ष की ओर ही दिखाया जाता है। इसी तरह से है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय ऐसा व्यय है जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके पहले हमने पढ़ा था अदत्त व्यय, अर्थात ऐसा व्यय जिसकी सेवाएं तो ले ली गई हैं लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ है, ऐसे व्यय को अदत्त व्यय कहते हैं। ठीक इसके उल्टा अगर किसी की सेवाएं नहीं ली गई हैं और उसको भुगतान पहले ही दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई काम कराना है फैक्ट्री में या व्यापार में और मजदूर को हम मजदूरी एडवांस में दे दिए, तो एडवांस दिया गया मजदूरी ही कहलाता है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय चूंकि उस वर्ष से संबंधित नहीं है, इसलिए पूर्वदत्त व्यय को व्यापार एवं लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में संबंधित व्यय से घटा देते हैं। पूर्वदत्त व्यय व्यापार खाते से भी संबंधित हो सकता है और लाभ हानि खाते से भी संबंधित होता है। अगर कोई प्रत्यक्ष व्यय है पूर्वदत्त व्यय के रूप में तो लाभ हानि खाते में जाएगा, व्यापार खाते में जाएगा, और यदि ये अप्रत्यक्ष व्यय है कोई तो इसको लाभ हानि खाते में ले जाएंगे। जो भी व्यय दिया हुआ है उस व्यय में से पूर्वदत्त व्यय को घटा देंगे, क्योंकि पूर्वदत्त व्यय उस वर्ष वित्तीय वर्ष से संबंधित व्यय नहीं है। और इसके साथ साथ इसका आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जब हम दिखाएंगे तो इसको हम एक संपत्ति के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि पूर्वदत्त व्यय जो होता है वो व्यापार की संपत्ति है। पैसा रोकड़ जो होता है, रोकड़ हमने पहले दे दिया तो व्यापार की संपत्ति है, इसलिए इसको संपत्ति पक्ष में पूर्वदत्त व्यय के नाम से ही दिखाया जाएगा। अगर पूर्वदत्त व्यय तलपट के अंदर ही दिया गया हो तो इसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दिखाया जाता है। इसी के साथ साथ एक और है इसमें अर्जित अथवा उपार्जित आय। ऐसी आय जो अंतिम खाते बनाते समय अर्जित तो कर ली गई है, जिसका भुगतान अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उपार्जित आय कहलाती है। जैसे विनियोगों पर अर्जित ब्याज, प्राप्य कमीशन इत्यादि। उपार्जित आय को लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में संबंधित आय में जोड़कर दिखाते हैं। उपार्जित आय को लाभ हानि खाते में संबंधित आय जो होती है उसमें हम जोड़कर दिखाते हैं, तथा चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। यदि उपार्जित आय तलपट के अंदर दी गई है तो केवल इसे चिट्ठे में संपत्ति में ही दिखाया जाता है। उपार्जित आय अर्थात ऐसी आय जो कमा ली गई है, ठीक है, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हमने व्यापार का कोई मकान है, वो किराए पर दिया हुआ है, किराया ड्यू हो गया लेकिन अभी किराया मिला नहीं है, ऐसे आय को हम कहते हैं अर्जित अथवा उपार्जित आय। ये व्यापार के लिए आय होती है और उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित होती है, इसीलिए इसको संबंधित आय में जोड़ देते हैं। जो लाभ हानि खाता बनाते हैं तो लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में हम आय को दिखाते हैं। जिस आय से संबंधित उपार्जित आय है उसमें उसको जोड़कर दिखाया जाता है। साथ ही जब आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तो आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में इसको दिखाया जाता है, क्योंकि ये आय प्राप्त हो चुकी है, कमाई जा चुकी है, प्राप्त होना ही है, इसलिए व्यापार की संपत्ति बन जाती है। आगे कुछ और समायोजनाएं आगे आप देखेंगे। 8वां समायोजन जो है ऋण पर ब्याज। व्यापारी अक्सर कोई काम करने पर
ब्याज लेता रहता है। अगर ऐसा व्यापारी ने कोई ब्याज लिया है और ऋण लिया है और उस ऋण पर कोई ब्याज दिया गया है तो ये ब्याज व्यापार के लिए हानि है। इसलिए लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में इसका लेखा होता है। यदि तलपट के बाहर समायोजन के रूप में दिया है तो ऋण पर ब्याज का लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऋणी पक्ष में तथा आर्थिक चिट्ठे के इसको हम लाते हैं संबंधित जो ऋण होता है दायित्व पक्ष में, संबंधित ऋण में जोड़ देते हैं। संबंधित ऋण में ऐसे ब्याज को जोड़, क्योंकि ऋण की राशि ब्याज से बढ़ गई। आप भी पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक द्वारा अगर कुछ ब्याज दिया जाता है तो आपका जो जमा धन है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से आपको कोई ऋण दिया है, अगर उस ऋण पर आप ब्याज दे रहे हैं तो ब्याज आप व्यापार के लिए घाटा है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। और साथ ही साथ आर्थिक चिट्ठे में जो दायित्व पक्ष में ऋण दिखाया जाता है उस ऋण की राशि में ब्याज की राशि जोड़कर तब दिखाई जाती है। इसके अलावा यदि ब्याज तलपट के अंदर दिया गया हो तो इसका लेखा केवल लाभ हानि खाते के अंदर ही ऋणी पक्ष में किया जाता है। एक महत्वपूर्ण समायोजन है ह्रास। अगर हम ह्रास को देखें तो जितने भी अंतिम खाते के क्वेश्चन आते हैं उसमें ह्रास जरूर दिया रहता है, इसलिए ह्रास का समायोजन कैसे होता है इसको सीखना आपको बहुत जरूरी है। ह्रास क्या है? व्यापार में जितनी भी संपत्तियां प्रयोग हो रही हैं उन संपत्तियों में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ घिसावट होता रहता है। जो संपत्तियों के मूल्य में घिसावट के बाद कमी आ जाती है उसी को हम कहते हैं ह्रास। जैसे आपने आज की तारीख में एक अपने लिए साइकिल खरीदी, आज साइकिल आई वो 3,000 रुपए की, अगर उसको 1 साल बाद उस साइकिल को बेचा जाए तो उस साइकिल का मूल्य 1,000 नहीं मिलेगा बल्कि 1,000 से कुछ कम मिलेगा। अगर मान लीजिए नई साइकिल 1,000 की आ रही है और 1 वर्ष बाद उसका दाम 800 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब 1 साल में कितना ह्रास हो गया? 200 रुपये। इसी को हम बोलते हैं ह्रास। ह्रास व्यापार की संपत्तियों में अक्सर होता रहता है और ये ह्रास जो होता है ये व्यापार के लिए घाटा होता है, इसलिए इसको लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखाते हैं। और साथ ही जब आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तो आर्थिक चिट्ठे में इसको जो संबंधित संपत्ति दी हुई होती है, जैसे मान लीजिए सवाल में दिया हुआ है फर्नीचर। अब फर्नीचर पर ह्रास लगाना है, फर्नीचर का दाम पहले से दिया है 8,000 रुपये, अगर ह्रास इस पर 10% लगाना है तो 10% ह्रास हुआ है 800 रुपये। तो आर्थिक चिट्ठे में हम इसको लिखेंगे घटाया ह्रास। यहाँ 800 रुपया घटा के 7,200 रुपये को हम आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे और 800 रुपया यहाँ भी हम आर्थिक चिट्ठे में भी ह्रास के नाम से ऋणी करेंगे, तब जाके इस समायोजन इसका कंप्लीट होगा। यदि ह्रास तलपट के अंदर दिया हुआ है, अगर तलपट के अंदर दिया हुआ है तो इसका लेखा केवल हम लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में ही करते हैं, उसको हम आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण समायोजन है अशोध्य ऋण या अशोध्य ऋणों के लिए संचिति। अशोध्य ऋण क्या होता है? ऐसा ऋण जो व्यापारी द्वारा दिया गया है लेकिन किसी कारणवश वो वसूल नहीं हो सकता। जिसने ऋण लिया या तो दिवालिया हो गया या ऋण लेकर भाग गया या उसकी मृत्यु हो गई, कोई भी दशा हो सकती है। जैसे व्यापारी बहुत लोगों को उधार माल बेचता है, उसमें से बहुत सारा पैसा ऐसा भी होता है व्यापारी का जो डूब जाता है, कभी भी प्राप्त नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं अशोध्य ऋण या डूबत ऋण। और अशोध्य ऋण के लिए वो संचिति भी बनाता है ताकि उस ऐसे ऋण को पूरा किया जा सके।
अगर अशुद्ध ऋण दिया हुआ है समायोजन में या अशुद्ध ऋण संचिति दिया हुआ है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऋणी पक्ष में दिखाते हैं और साथ ही आर्थिक चिट्ठे में दायित्व की तरफ, दायित्व पक्ष की ओर अशुद्ध ऋण के नाम से ही दिखाया जाता है। अगर ये अशुद्ध ऋण या संचिति तलपट के अंदर दिया हुआ हो तो तलपट के अंदर दिए होने पर इसको, तलपट के अंदर दिए होने पर इसको केवल लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। आर्थिक चिट्ठे में जब हम दिखाते हैं दायित्व पक्ष की ओर तो जो भी ऋण होता है जिस पर अशुद्ध ऋण होना है उस ऋण में से अशुद्ध ऋण को घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए देनदार हैं 10,000 रुपये और कह रहा है कि 1,000 रुपये अशुद्ध ऋण है तो अशुद्ध ऋण को यहाँ घटाया जाएगा, घटाया अशुद्ध ऋण 1,000 और 9,000 की राशि जो है वो तलपट के अंदर दिखाई जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण समायोजनाएं हैं। इन समायोजनाओं को आप अपने बुक से भी पढ़ेंगे। इसके लिए हमने PDF भी डाला है, उसको भी पढ़ेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इससे हर साल एक सवाल जरूर आता है और इसके बाद से हम लोग कुछ सवाल देखेंगे और फिर आगे के चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू।